नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कोविड संक्रमण हर दिन एक नई चुनौती लेकर हमारे सामने आ रहा है। ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी तमाम सावधानियों का पालन हर हाल में करें। घर से बाहर और दफ्तर में काम करते वक्त मास्क ज़रूर पहनें और हैंड और ओरल हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आज इस कार्यक्रम में हम खासतौर पर बात करेंगे कोविड और इसके उपचार के तमाम प्रोटोकॉल्स की। और हमारे साथ इस बारे में सटीक सलाह देने के लिए मौजूद हैं हमारे कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स। अगर आप भी इस संबंध में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने जवाब भी डॉक्टर्स के जरिए जान सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स आपके लिए खुल चुकी हैं। नंबर है 011233873031। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं @DD News Live, और वहां भी अपने तमाम जो सवाल हैं वो आप पोस्ट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मार्कलिन। Namaskar. Yes, indeed. So we are going to be discussing treatment protocols today, and we must understand that treatment is different for people at different levels of this illness, different stages of the illness also. There is a first week and there's a second week. There is also asymptomatic, there are mild symptoms, and there are people who are hospitalized. So the treatment protocols vary for all these people. So as you ask your questions, perhaps you can identify what level of treatment you are looking at, and perhaps give a more comprehensive kind of questions so that our doctors who are experts will be able to answer them. असीम, मार्क, जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट डॉक्टर्स इस पैनल में आज मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, मैं उनका इंट्रोडक्शन करा दूं। हमारे साथ है डॉक्टर संजीव सिन्हा, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि नोडल ऑफिसर हैं कोविड-19 एम्स पटना से। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर रोहित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर VMMCN सफदरजंग हॉस्पिटल। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रोहित कुमार। शुरुआत डॉक्टर संजीव मैं आप ही से करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोकॉल्स, क्या कुछ होने चाहिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के। मेरे ख्याल से कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, जैसा कि मार्क ने कहा कि कोई अगर बीमार पड़ रहा है तो वहाँ पे किस तरह के प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, अगर वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया तो वहाँ किस तरह के ट्रीटमेंट्स होने चाहिए, प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, वो अगर हॉस्पिटल से वापस घर आ गया है वहाँ पे, तो ये तमाम जो स्टेजेस हैं आप जो है इसको इलेबोरेट करके बताइए किस तरह से डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स क्या कुछ है। हाँ, नमस्कार। पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा, और मैं ये बताना चाहूँगा ये कोविड-19 या कोरोना वायरस जो ये बीमारी है, ये कोरोना वायरस के कारण होती है, और इसको एज पर ICMR, एम्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्रोटोकॉल बनाया है, और इस बीमारी को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, और अकॉर्डिंग टू स्टेज हम लोग ट्रीट करते हैं इस बीमारी को। तो हम इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर 3 स्टेजेस में करते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो ये बीमारी है ये अबाउट 80% लोगों में एसिम्टोमेटिक, 80 to 85% लोगों में एसिम्टोमेटिक या माइल्ड फॉर्म में आती है, और करीब 10 से 15% जो पेशेंट होते हैं उनमें मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में आती है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बीमारी 85% के करीब लोगों में एसिम्टोमेटिक या माइल्ड फॉर्म में आती है। तो उन लोगों को हम होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में ही रखकर ट्रीट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ ये आपको पहले बताना चाहूंगा कि माइल्ड डिजीज में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या चीजें हैं जो हमें हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए, जिसके कारण वो घर पर ही रहें और अपने डॉक्टर से फोन पर ही बात करके इलाज करवा सकते हैं। तो कोई भी जो कोविड का पेशेंट होता है या कोविड सस्पेक्ट होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि उनको हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में URTI के सिम्टम्स होते हैं, खांसी जुकाम, थ्रोट में इरिटेशन होता है, सोर थ्रोट होता है, बॉडी एक होता है और हेडेक होता है, और
कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि उनको पेट में दर्द, लूज मोशन या वोमिटिंग के सिम्टम्स भी होते हैं। साथ में काफी पेशेंट ये भी कंप्लेंट करते हैं कि उनका टेस्ट नहीं आ रहा है ठीक से और उनकी स्मेल भी कम हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो माइल्ड डिजीज में देखे जाते हैं। और काफी पेशेंट ऐसे होते हैं जो, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 80% 85% में काफी पेशेंट ये सिम्टोमेटिक भी होते हैं, उनको थोड़ा सा ही बुखार होगा या जुकाम होता है 1-2 दिन और वो ठीक हो जाते हैं, फिर बाद में वो इस बात है उनको कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो ऐसे भी काफी मरीज होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं, माइल्ड डिजीज के सिम्टम्स हैं, या इनिशियली आपको हेडेक और यूआरटीआई के सिम्टम्स हैं, तो आपको अपने नियर बाय डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और फोन पर ही आप बात कर सकते हैं। और आपका डॉक्टर आपके बारे में डिटेल में बात करके फिर आपको आपका जरूरत होती है तो तुरंत आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए एडवाइस करेंगे। तो अगर आरटी-पीसीआर फॉर कोविड आपका पॉजिटिव आता है, जो कि टेस्ट है कंफर्म करने के लिए कोविड की बीमारी को, और इसमें हम नेजोफेरेंजियल एंड थ्रोट स्वैब के द्वारा ये टेस्ट करते हैं और बीमारी को कंफर्म करते हैं। तो अगर ये कंफर्म हो जाता है और आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो हम लोग इस तरह के मरीजों को जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं होम क्वारंटाइन के लिए या होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं। और साथ में ये भी बताते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहिए। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन मरीज का 94-95% से ऊपर है तो हम लोग कहते हैं आप घर में ही रहिए, और कुछ दवाएं हैं जो हम लोग कहते हैं पैरासिटामोल लेते रहिए फीवर के लिए, और आयरमेक्टिन दवा है वो हम लोग दे देते हैं। अगर जरूरत होती है, काफी सीवियर सोर थ्रोट है, तो हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन एडवाइस करते हैं। साथ में मल्टीविटामिन लाइक विटामिन सी, जिंक एंड बी कॉम्प्लेक्स एडवाइस करते हैं। और साथ में मरीज को कहते हैं कि आप रेगुलर अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहें, और अगर फैसिलिटी है ब्लड प्रेशर नापने की तो ब्लड प्रेशर भी नापते रहें। अगर आपका सैचुरेशन लेस देन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 92% आता है और आपकी सांस फूलने लगती है, आपको छाती में दर्द होने लगता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24% हो जाता है, जोर से खांसी आने लगती है, तो इस समय हम एडवाइस करेंगे कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, और इसके लिए आपको तुरंत नियर बाय डॉक्टर से या नियर बाय कोविड हॉस्पिटल में जाकर कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर जरूरत है तो आपको एडमिशन करके आपको ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। तो ऑक्सीजन थेरेपी भी इस तरह से हम लोग देते हैं कि अगर मास्क से ऑक्सीजन दे देते हैं, अगर बहुत ज्यादा लोड नहीं है ऑक्सीजन सैचुरेशन, और हाई फ्लो नेजल कैनुला है, और भी डिवाइसेस होती हैं, और अगर ज्यादा नीचे हो जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जैसे लेस देन 80% हो रहा है, तो हम लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन सपोर्ट से ऑक्सीजन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और उससे भी नीचे अगर चला जाता है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है एनआईवी को, तब वहां पर हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं। तो ये मॉडरेट टू सीवियर स्टेज आ जाती है। संजीव सिन्हा, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है, मैं चाहता हूं कि इसमें जो बहुत सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके सवालों को आप लोगों के जरिए उन सवालों को पूछा जाए इस प्लेटफॉर्म के जरिए। एक फेसबुक पे एक यूज़र हैं सुनील कुमार, वो उनका एक गंभीर सवाल है, और डॉक्टर संजीव कुमार मैं आपसे इसका आंसर चाहूँगा। उनका सवाल है कि उनका आज ही कोरोना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, और उनका कहना है कि उनके लंग्स से बहुत थोड़ा ब्लड भी आता है, लेकिन सांस नहीं फूलती है। डॉक्टर ने बताया पहले टीबी थी लेकिन अब नहीं है, ये लंग्स फाइब्रोसिस है, और वो एक डिजीज़ का नाम बता रहे हैं, पोस्ट टीबी सीक्वेल है। तो इनका सवाल ये है कि क्या जैसा कि कोविड को कहते हैं, उनकी उम्र 40 साल है, कैसे इसको देखा जाए, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए? डॉक्टर संजीव कुमार। ये इनका सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि इनको पहले से टीबी है, और लंग्स में एक पोर्शन इनका टीबी से ग्रसित होगा जहां पर कैविटी हो गई होगी, और वहीं से कोई ब्लड वेसल लीक कर रहा है, इनको खांसी में खून आ रहा है। अब इसमें दो चीज है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है, और इनका केस यही है कि इनको पहले से टीबी था, अब इनको
कोविड ने इन्फेक्ट कर लिया है। तो इनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज ही पॉजिटिव आया है, लंग में ऑलरेडी इन्फेक्शन है और लंग के सिम्टम है, तो जरूर इनको निश्चित रूप से किसी कोविड अस्पताल में जाना है। हो सकता है इनको भर्ती किया जाए, तो टीबी वाली चीज भी देखी जाएगी और कोविड के इन्फेक्शन इनके लंग में ज्यादा ना फैले उसकी भी कोशिश की जाएगी, सो दैट कि इनका लंग सुरक्षित रह सके और इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन हो सके और जल्दी स्वस्थ हो सके। तो इनके लिए जरूरी है कि जल्दी से कोई स्पेसिफिक कोविड अस्पताल में जाके संपर्क करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सुनील जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मार्क। Yes, Dr. Rohit Kumar, the concern is about people who have mild symptoms and they are being treated at home, but all of a sudden that could become severe and they are not aware about that becoming severe. Supposing they have happy hypoxia, for instance, and then it may be too late by the time they go to the hospital. How does one identify this before they can move to to the critical care or to the severe category? So, the guidelines are existing. They are very clear about this. Not every mild patient can stay home. So what we expect is, if the patient is going into home isolation, the patient should have a healthcare provider. I mean, not a healthcare provider, but at least a family member who can take care of this patient. Secondly, the patient should have an isolation facility available. If not, then the patient goes to a COVID care center. COVID care center just basically looks after the oxygen saturation and gives the basic medicines and the food and food and water at time. The other thing is, all are expected, specifically patients who are at home are expected. Dr. Sanjeev Sinha and Dr. Sanjeev Kumar, there's a leakage from your microphone, so if you don't mind, sir. Thank you. Go ahead, Dr. Rohit Kumar. Yeah. So as I was saying, every patient who's at home isolation has to be aware of the fact that he can have happy hypoxia. Happy hypoxia implies that this fellow will probably, his saturation will dip, but he will not come to know about it. Now, normally, just in the pre-COVID era, whenever a person had hypoxia, which means the oxygen levels used to go down, the patient would have a sense of breathlessness. But nowadays, what we see is during COVID, you do not have this sense of breathlessness. So we cannot rely on the clinical manifestations alone. We have to have the oxygen saturation being monitored. Everybody should have a pulse oximeter at home, and this, at least 2 times, if possible, even more frequently, the oxygen saturation has to be done. Has to be monitored, and checked. And if it is going below 94, the patient should immediately contact the healthcare services and get himself admitted. So if he can do all this at home, well and good. That is where home isolation is allowed. If he cannot, he should be moved to a COVID care center, which does, which just has isolation beds and wherein the patient is given food, nutrition, and his saturation is regularly checked. And once the saturation dips, the patient is immediately moved to a higher center where oxygen and, if necessary, ventilatory facilities are available. Well, Dr. Rohit Kumar, is it recommended that patients who are alone, who have no health, no support, I mean, they are people who are single, they live alone by themselves, if they have COVID, should they go to a care center, or should they, continue just staying at home and looking after themselves, if they are in mild or asymptomatic cases? This is the thing, we never know, and we cannot predict that whether the individual will progress to a moderate to severe case. So we have to be prepared for that eventuality. And again, if a patient does not have anybody to take care of him, anybody to give him the food, give him the drugs, give him the water in time, then it's better that such a patient is moved to a COVID care center. Okay. डॉक्टर संजीव कुमार, बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अब चूंकि बहुत से डॉक्टर्स भी उन्हें रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अस्पताल में ना जाएं, बिना मतलब का आप घर में भी रह के ठीक हो सकते हैं, तो उनका सवाल ये है कि जो लोग हॉस्पिटल गए, उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, अब वो वहाँ से वापस अब अपने घर में आ गए हैं, अपने घर में वो उपचार करवा रहे हैं, तो घर में जब वो आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल वो किन तरह के प्रोटोकॉल्स, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको कि बरतने की ज़रूरत है घर में जब वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? जी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना कि पोस्ट कोविड एरा में हम क्या क्या सावधानी बरतें और पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बचने की कोशिश करें। तो इसमें जो हॉस्पिटल से जा रहे हैं घर, उसमें 2-3 चीजें होती हैं। हॉस्पिटल में जो डिस्चार्ज क्राइटेरिया है, उसमें हम ये देखते हैं कि अगर मरीज को पिछले 4 दिनों से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी या 3 दिनों से बुखार नहीं आया, तो उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन घर जाने के बाद उसे सावधान रहना है कि अगर फीवर आती है, बुखार आता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं
लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन का है, रेसिडुअल हो, या लंग में फाइब्रोसिस शुरू हो गई हो, या उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो। तो अगर बुखार आने पे उन्हें अगर एंटीबायोटिक की सलाह दी गई है तो जरूर खाएं। दूसरा, ऑक्सीजन समुचित मात्रा में रहे, तो जो एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं बार बार, दूरदर्शन में भी बताया गया है कि उल्टा लेटें, जिसको प्रोन पोजीशन में होता है, प्रोन पोजीशन में लेटें कम से कम 3-4 घंटे रोज, खुली हवा में लंबी लंबी सांस छोड़ें, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करें। और अगर सलाह दी गई है तो जो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स हैं, जैसे हम देते हैं खून पतला करने वाली दवा, तो उसको जनरली 15 दिन से लेके एक महीने तक जरूर खाएं। तो इतनी सारी सावधानियों का पालन करें, और अगर इसके बावजूद भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो जरूर जिस डॉक्टर के सलाह में थे, जिस अस्पताल में, उसको खबर करें कि अगर कुछ और करने की जरूरत है, कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना है, एक्सरे चेस्ट करके देखना है, या कुछ और दवाइयां देनी है, तो उसका उपयोग करें। इस समय हम दूसरी चीज, आपके पहले क्वेश्चन पर भी आएंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाह दी जाती है कि घर पे रहें। तो इसका एक कारण ये भी था कि बहुत समुचित मात्रा में हॉस्पिटल बेड उपलब्ध नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक हम, तो घर पे जरूर रहें। लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए कि अगर आज कोई मरीज प्री सिम्टोमेटिक है तो उसे हम सिम्टोमेटिक होने से रोकें, या माइल्ड सिम्टम है तो मॉडरेट कैटेगरी में जाने से रोकें, या मॉडरेट है तो सीवियर में जाने से रोकें। तो अगर घर पे होम आइसोलेशन में या आइसोलेशन सेंटर में कोई रह रहा है तो सिर्फ उसके आइसोलेशन नहीं, बल्कि उसे कुछ जरूरी दवाइयों की जरूरत है, वो जरूर होना चाहिए। मेडिकल ऑब्जर्वेशन उसकी सुविधा उसे प्रदान करनी चाहिए। तो जो दवाइयां हैं जैसे विटामिन, जिंक वगैरह तो सब लोग खाते हैं, लेकिन अगर खून पतला करने की दवाई की जरूरत है तो जरूर देनी चाहिए पहले दिन से। और अगर वो रेप्लिकेशन फेज से निकल के अमूमन दूसरे सप्ताह में रेस्पिरेटरी फेज में आता है और उस समय भी उसे सिम्टम रहते हैं, तो स्टेरॉयड या दूसरी तरह की दवाइयां मेडिकल सुपरविजन में लेनी चाहिए, जिससे कि वो मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी में ना जाए। ओके डॉक्टर रोहित, लगातार सवाल आ रहे हैं। नंदिनी मित्तल जी का सवाल है कि इफ somebody is on oxygen and the saturation level is 96 with oxygen, whether one should try to remove oxygen of its own or try to breathe without oxygen? If yes, how many times in a day? Okay, couple of things. अगर patient is on oxygen, we advise कि patient को admission करके under medical supervision ही रखा जाए. I am assuming that she is saying कि घर पे रखा हुआ है oxygen पे. This is something which is not what we advise. It is ideal कि अगर ऐसा patient है, ऐसा मरीज है जिसकी ऑक्सीजन की requirement है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कभी बढ़ भी सकती है, कभी घट भी सकती है। इट इज बेस्ट कि आप एक मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही रहें। सेकेंडली, जब ऐसा मरीज हमारे पास एडमिटेड होता है तो ऐसा नहीं है कि आपने 6 लीटर्स रखा तो 6 लीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़े टाइम बाद कम भी होती है, थोड़े टाइम के बाद ज्यादा भी हो सकती है। सो हमें रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। सैचुरेशन को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं। टारगेट सैचुरेशन इज समवेयर अराउंड 92 टू 94 भी अगर है तो हमें पीस ऑफ माइंड होता है कि इट इज ओके। सो अगर किसी का माइंड, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी का सैचुरेशन आप देखो एंड वो 100 आ रहा है एंड द पेशेंट इज 4 लीटर्स, तो उसको मैं 3 लीटर्स करूंगा, फिर से देखूंगा, आधे घंटे बाद फिर से वो सैचुरेशन 92 के ऊपर है, 92 94 के टारगेट में है, तो मैं उसको हल्की हल्की कम करता रहूंगा। एंड सिमिलरली जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो हो सकता है ऑक्सीजन को बढ़ाना भी पड़ेगा। ऑक्सीजन देना इतना सिंपल नहीं होता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। घर पे देना इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो। ऑक्सीजन देने के लिए अलग चीजें होती हैं। सर ने भी बात की थी कि यू कैन हैव अ नेजल कैनुला, फेस मास्क है, वेंचुरी मास्क है, हाई फ्लो नेजल कैनुलास है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना फ्लो दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें एक इंटरफेस और एक डिवाइस भी सिलेक्ट करना होता है। एंड ऐसा पेशेंट अगर आईसीयू में होता है तो रेगुलरली हम उनका ऑक्सीजन लेवल्स टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेट मींस कि हम उनको बढ़ा घटा के देखते हैं। और टारगेट इज कि हम 92 टू 94 तक लिया है। Another thing that can be tried is कि पेशेंट को प्रोन कर दें, जैसे सर ने बताया कि पेट के बल लेटा दिया तो उसमें भी ऑक्सीजन लेवल्स थोड़े बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। Right. Dr. Sanjeev Sinha, for patients who are admitted into the hospital, some of them actually have complained that because of the lack of staff, in a sense, I mean caregivers and all that, even doctors, they don't get enough attention.
And that can have some sort of a psychological impact on a person who's trying to recover. First of all, you're having COVID, which is, you're in your mind, you don't know what's going to happen. And then you don't have enough access to proper care. Is this also, treated, are there recommendations for, treatment of this particular problem in the protocols? So I would like to first tell you, Yes. in Delhi, we have enough number of beds at present. I would like to give you brief Yes. data also. Like about 10 days back, we have 12 days back, we have around 18,000 patients per day, and today's data is 4,500 patients. So you can see there's definite decline in number of patients in per day. So that's a good thing. And number two, like there was a stage, as you said, there was not enough number of caregivers in the hospital. So there was, I can say maybe around 3 weeks back, there was this kind of stage for 2-3 days when there were enough number of patients coming to the hospital for the oxygen requirement, and they are coming in the severe form of disease. So that thing was for only few days, and after that, government have arranged everything, and now we understand there is no any shortage of oxygen, any shortage of beds, any shortage of caregivers. So now we have. I can understand that's a logistical problem, but I'm talking about, in a psychological sense. I mean, perhaps, Yeah, so I'm coming on that. I'm coming on. I got your point. Yes, sir. So now what happened as patient in the hospital because of COVID and because of in hospital, patient have a lot of psychological impact of this disease. And we have seen in the post-COVID, when patient has been discharged from the hospital, and after that, there is enough complaint from the patient who comes for the follow-up in the post-COVID clinic. And they complain they are not having proper attention, they are feeling kind of depression, some patients have complaint of psychosis, and some patients have loss of appetite, some patients have loss of weight. So there are different kind of complaints. And then some patients have post-COVID lung fibrosis and other diseases, which are commonly we see in the patient who have been discharged from the hospital. Yes. So this is kind of a common complaints, and this is kind of effect of post-COVID illness. So in those patients, we do the counseling, we do detailed counseling. If required, we involve psychiatrists also, and do give proper attention to them, and we listen their complaint and give, if required, then we give them anxiolytic or antidepressant also. ओके डॉक्टर संजीव कुमार, जैसा कि हम ग्राफिक्स में भी बता रहे हैं कि अब इस कोविड जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है उसमें से अब प्लाज्मा थेरेपी को हटा लिया गया है, ऑफिशियली अभी आ गया कि अब उसमें से हटा दिया गया है। जो लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं आपके जरिए डॉक्टर संजीव कुमार, क्यों इसको हटाया गया है और किस तरह से, चूँकि हम जानते हैं कि पहले भी बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी, बहुत से डॉक्टर्स ने भी कहा कि जो लोग ठीक हो गए हैं कोविड से वो अपने प्लाज्मा को डोनेट करें। अब क्या वजह है कि अब इस प्लाज्मा थेरेपी को इस प्रोटोकॉल से हटा लिया गया है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी जो शुरू हुई उसके बड़े कंट्रोवर्शियल रोल रहे शुरू में ये माना गया कि प्लाज्मा से हम जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी प्लाज्मा में ज्यादा एंटीबॉडीज होती है, तो वो एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड जो है हम कोविड पीड़ित मरीजों को दें तो उसकी रिकवरी में आसानी होगी। और जो प्लेसिड ट्रायल हुआ हमारे देश में भी हुआ, देश के कई क्षेत्र में हुआ, एम्स पटना भी उसमें भाग ले रहा था, उसमें बराबरी के रिजल्ट आए कि अगर किसी को दिया गया प्लाज्मा और किसी को नहीं दिया गया, 2 ग्रुप बना के स्टडी की गई, तो ये देखा गया कि इससे मोर्टेलिटी में फर्क नहीं पड़ा कि प्लाज्मा देने से मृत्यु दर कम हो जाए कोविड मरीजों को, ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ पेशेंट्स की रिकवरी में इसने मदद की, जो पेशेंट ठीक हो गए और चले गए, घर भी चले गए, मॉडरेट किस्म के। अब ये कह रहे हैं, जो अभी स्टडी आई है, तो WHO का कहना है कि प्लाज्मा, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा देने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जबकि एक और ड्रॉबैक बता रहा है कि जो वायरस म्यूटेट कर रहा है, वायरस म्यूटेशन हो रहा है, उसमें ऐसे प्लाज्मा देने से म्यूटेशन को बढ़ावा मिल रहा है, तो हो सकता है कि नए स्ट्रेन पैदा करें। तो अभी ये स्थिति है कि इसके पहले बहुत फायदे आए, ये क्लेम किया गया कि मरीज ठीक हो गए, अब बताया जा रहा है कि म्यूटेशन में हेल्प कर रहा है और इसको देने से कोई फायदा नहीं है।
तो स्थिति अभी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस माने तो अभी के संदर्भ में यही है कि प्लाज्मा देने से कोई फायदा नहीं है। तो बिल्कुल अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें हाई टाइटर प्लाज्मा देनी पड़े किसी को, तो ही देना चाहिए, अदरवाइज कन्वलसेंट प्लाज्मा सिंपल देने का अभी प्रोटोकॉल से हटा लिया गया है। ओके मार्क। There's a question from Subhi Gupta. She talks about her father being 50 years old and is diabetic, has had the first dose of Covishield about 1.5 months ago, and is concerned that she has read reports that the second dose will create more, will cause more side effects, severe side effects is what she believes. And as a result of that, she's asking when should her father take the second dose and what are the concerns there. Perhaps Dr. Rohit, you can answer this question. So for the vaccines, we have two vaccines available. One is Covaxin, one is Covishield. Now, Covishield was an AstraZeneca vaccine, the Oxford vaccine, which has been manufactured in India. And initially, when the vaccine had been launched, we had been informed that the vaccine should be 2 doses, 4 weeks apart. Subsequently, a few trials came which suggested that giving the vaccine later, by delaying the second dose, we actually increase the immunogenicity of the vaccine. And the other advantage was that, because the vaccine is a very essential commodity, it allows us to vaccinate more people if we delay. By delaying, subsequently more vaccine doses are available for us. So currently the Government of India guidelines suggest that, we can, initially it was 6 to 8 weeks, now in 8 weeks and beyond, probably even up to 12 weeks, you can delay the second dose. Now, certain safety signals was, the vaccine's already gone through its phase 3 trial. Phase 3 meaning that we have enough safety data available for it. When Covaxin had come, we did not have the phase 3 trials, but now we have phase 3 trials even for Covaxin. So the point that I'm trying to put across here is that both the vaccines are quite safe. Yes. There are certain post-marketing surveillance data which suggests that there is a slight increased risk of some thromboembolic events with Covishield. These safety signals and these concerns were raised by many in multiple countries also. And recently the WHO has said that, even with these so-called risk factors, you do a risk-benefit analysis. What is the risk of giving it and what is the benefit? The benefit outweighs the risk, hands down. So all said and done, even if you think of these risk factors, factoring that in, still the benefit is more, and we always advise patients to go ahead with the vaccination. ओके डॉक्टर संजीव सिन्हा, बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी ने वैक्सीन की दोनों ही डोज ले रखी है, उसके बावजूद भी क्या किसी की मृत्यु, किसी की मौत हो सकती है क्या? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह से समझे। अभी आप देखेंगे कि अभी नाउ वी हैव 3 वैक्सीन इन आवर कंट्री, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक। इफ यू गो टू ऑन कोविन ऐप, देयर आर ऑप्शन ऑफ 3 वैक्सीन। Though Sputnik is available in limited center of country, about 25 centers of country. So ये देखा गया है जिन लोगों ने इस वैक्सीन को ऑलरेडी ले लिया है, as we know vaccine drive started in mid January of 2021 और उसके बाद करोड़ों लोगों ने वैक्सीन ले लिया है इंडिया में। तो ये देखा गया जब फेज 2 आया है तो इसमें जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, दोनों डोज ले ली हैं, उन लोगों को या तो कम बीमारी हुई है, कोविड की माइल्ड सिम्टम्स आए हैं, या उनको एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं, या अगर हुआ भी है तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कंट्री के लिए, जो मैं आपके थ्रू बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को जी। तो जिन लोगों को वैक्सीन का अपॉर्चुनिटी मिली है वो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन एक बहुत ही बड़ा बचाव है कोविड इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नंबर 2, एक चीज मैं और बहुत ही क्लियरली मैसेज देना चाहूंगा दर्शकों को कि जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा इससे पहले, कि अगर किसी ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो पहले ये गाइडलाइन थी कि आप 4 से 6 या 8 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लें। अब ये गाइडलाइन हो गई कि आप 12 से 16 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लें। अब ये क्यों ऐसा हुआ है, इसको भी समझने की जरूरत है जी। कि पहला डोज जो है कोविशील्ड का अगर दिया गया है, कोविशील्ड वैक्सीन का आपको, तो देयर इज अ पब्लिकेशन इन द लैंसेट दैट वाज पब्लिश्ड इन द फेब
2021, और उसमें ये क्लियर मैसेज दिया गया कि पहली डोज अगर आप वैक्सीन की कोविशील्ड की लेते हैं तो आपको 80% प्लस इम्यूनिटी आ जाएगी बॉडी में, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे और आप कितने परसेंट 80% के लगभग सेफ हो जाएंगे, आपका सेफ्टी ना हो जाएगा। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया WHO, ICMR और अदर अथॉरिटीज के द्वारा कि हम सेकेंड डोज को डिले करते हैं। और ये भी देखा गया अगर आप सेकेंड डोज 12 से 16 हफ्ते में डिले करते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट बेटर है। तो ये दोनों चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ। नहीं, उसमें डॉक्टर संजीव ये भी सवाल है कि एक तो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है कोवैक्सीन को लेकर तो नहीं है, लेकिन मेरे बहुत से लोगों से बातचीत होती है, बहुत से लोग सवाल भी पूछते हैं कि कोविशील्ड को लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं ब्रिटेन में कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या उसमें आती है, ये एक डर इंडियंस में भी है, यहाँ के लोगों में भी है। शायद ये जो हेजिटेंसी है कोविशील्ड को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं आपके माध्यम से बहुत क्लियर मैसेज देता हूँ। अभी आजकल जो भी है साइंस और एविडेंस बेस्ड साइंस होती है, वी कैन नॉट अजम्प्ट एनीथिंग। आप खुद देख लीजिए, करोड़ों लोगों ने इंडिया में लिया है कोविशील्ड और इंटरनेशनली लोग ले रहे हैं, यूरोप में ले रहे हैं, यहाँ से बहुत ही एक्सपोर्ट भी हो रही है कोवैक्सीन कोविशील्ड जो है। तो अभी तक कोई सिग्निफिकेंट डेटा नहीं आया है साइड इफेक्ट का। अगर कुछ ऐसा डेटा होता तो पब्लिकेशन आता उसका, इंडिया से तो मैंने नहीं देखा है पब्लिकेशन। कुछ लोगों को हुआ है, जरूर हुआ है कुछ लोगों को, लेकिन वो जो है कॉम्प्लिकेशन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि जिसको हम कहें कि वैक्सीन हेजिटेंसी हो रही है। अगर वैक्सीन हेजिटेंसी है, आज लाइन क्यों लगा के लोग खड़े हुए हैं वैक्सीन सेंटर के पास? Why they are taking appointment in the middle of night or early morning? तो कहने का मतलब कि चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर we have to give positive message to the our audience. बिल्कुल, I don't think there is any hesitancy. वो पहले रही थी, जब अभी तो हमें ऐसा नहीं लगता। नहीं, तो आप बिल्कुल सही आपने, queues of people waiting to be vaccinated, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, able to get their slots, and that's what the complaint that I've received, that people are waiting to get vaccinated. Yeah, and people are waiting because they now understand importance of vaccine after second wave, after second upsurge. Right. Because people who have taken the vaccine in the January, February, and they have taken both the doses, they are safe now. Okay, so that message have to go to the audience. Dr. Sanjeev Kumar, as you're a nodal officer also, so in terms of, I had raised this issue about people feeling neglected. There's a stigma against COVID. Even people within their family will probably be rejected if there's a certain kind of mindset involved. So, the patient has to have that kind of support structure is all broken down. What does, the protocol say? Because the person is entirely dependent now on the treatment that is being given by the government. So they are, and even the family sort of, is not allowed to come close. They have abandoned them in a sense until they come out totally healed. Is there some sort of, system where they can actually emotionally connect with the patient so that the patient can heal faster? Oh, that is definitely, there are some stigma which should not be. Because this is a disease, this is a viral outbreak, pandemic. So the person who is infected with this, it is not at all their fault. Yes, we should all adhere to the COVID appropriate behavior. But if somebody get infected with the virus, sometimes we find it strange, the family members are going away from him. You said rightly, they virtually abandon them. Or even if they are admitted to the hospital, they all never go to the hospital to inquire or even help them in any way. So this should not be done, because we must know that if it is somebody is infected, mostly more than 95% is bound to be recovered. What they need is not only treatment, drug treatment, but psychological and emotional support. So at least you should show that yes, we will be away from you, we'll maintain distance, but we are with you, we'll help you. Doctors and medical worker, health care workers are there to treat you, and we are always there for your support. Talking to them, even on phone, sending them something to read,
or see on the mobile, or just to do anything for their entertainment or to push their morale. That you are fighting against a disease, you are bound to come. If your confidence level is high, you are most likely will come back to the normalcy, and this will help. So it's my appeal to the people and family members and society at large that do not neglect these patients and do not show any type of stigma against them. This will adversely affect the to control this disease. बिल्कुल, इसलिए भी डॉक्टर संजीव, प्रधानमंत्री ने शुरू में ही कहा था कि आप रोग से लड़िए, रोगी से नहीं। और ये इस बात का संदेश हर किसी तक पहुंचना चाहिए कि जो एक स्टिग्मा है कि आप उससे दूर रहिए, और दूर रहने से देखिए वो भले ही ठीक हो जाए, लेकिन मेंटली जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत गंभीर होता है। इसलिए भी आप उनसे इस तरह का उन्हें फील ना होने दें कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, उनको आप दूर रख रहे हैं क्योंकि आप कोविड पॉजिटिव हो गए थे। बहरहाल कुछ सवाल लगातार आ रहे हैं। लोकेश मीणा जी का सवाल है डॉक्टर रोहित, उनका सवाल है कि उनकी माताजी की उम्र 50 साल है और उनका रिपोर्ट 13 तारीख को कोविड पॉजिटिव आया है। उसके बाद से उनको न भूख लग रही है और कभी कभी उनके हाथ पैर में भी दर्द हो रहा है। उनका ऑक्सीजन का लेवल 98 है, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ इसके आगे किया जाए, क्या कुछ ट्रीटमेंट इसका कराया जाए। I'm sorry, मैं बीच का सिम्टम नहीं सुन पाया। आपने क्या कहा कि उनको क्या हो रहा है? उनको भूख नहीं लग रही है। 98 है, बट उससे पहले आप कुछ कह रहे थे? उनके माताजी को भूख नहीं लग रही है और उनके हाथ पैर में भी दर्द रहता है। ओके, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है। जैसे सर ने सबसे बिगिनिंग में बोला था, हमें क्लासिफाई करना है डिजीज माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। सैचुरेशन अगर ठीक है, मुझे लग रहा है माइल्ड केस है। सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स सिर्फ माइल्ड है। भूख कई वायरल इलनेसेस में, जैसे आपको नजर जुकाम होता था प्री कोविड एरा में भी, 2016 में अगर आपको एक वायरल फीवर होता तो आपको बुखार आता, नजला जुकाम होता, शरीर में थोड़ी वीकनेस लगती है और भूख थोड़ी कम हो जाती है। दिस इज नॉर्मल, ये एक्सपेक्टेड है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन है, होपफुली माइल्ड ही रहेगा एंड इंप्रूव भी कर जाएंगे। इस दौरान हमारा फोकस रहता है कि हम इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करें। उसके लिए पैरासिटामोल यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ जो उनकी मल्टीविटामिन हैं, विटामिन सी, विटामिन जिंक, विटामिन डी, ये सारे मल्टीविटामिन से, और उनको थोड़ा बहुत कई बार होता है कि ऐसे मरीज को भूख कम लग रही होती है। सो व्हाट वी एडवाइस इज थोड़ा फ्रीक्वेंटली उनको खाना दिया जाए, थोड़ी 1-2 घंटे में कुछ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहे, ताकि बॉडी में एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे एंड थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट लें। तो एट दिस स्टेज माय असेसमेंट इज कि वो माइल्ड है, होपफुली वो माइल्ड ही रहेंगे एंड जल्दी ही रिकवर कर जाएंगे। थोड़ा बहुत वीकनेस कॉमन है इस बीमारी में, कोई घबराने की इश्यू नहीं है, बट उनको सतर्क रहना है, ऑक्सीजन अपना रेगुलरली चेक करना है, एंड साथ ही साथ जो उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं उनके डॉक्टर से, वो उसको रेगुलरली लें। ओके, एक सवाल डॉक्टर संजीव कुमार, ये कल भी परसों भी ये सवाल आया था, लगातार ये सवाल आ रहा है कि उनका कहना है, सागर सिन्हा जी का सवाल है डॉक्टर संजीव कुमार की, स्टेरॉइड का क्या कुछ रोल है, कितने दिनों तक ये देना है किसी पेशेंट को, और इसका म्यूकर माइकोसिस से क्या कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, जो दवाइयाँ इफेक्टिव हैं कोविड को कंट्रोल करने में, उसमें 2 दवाइयाँ, एक स्टेरॉइड और दूसरे ब्लड थिनर या एंटी कोगुलेंट्स, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण और डेफिनेटिव रोल है। तो कोविड को कंट्रोल करने में स्टेरॉइड बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये साथ में ये भी जरूरी है कि स्टेरॉइड कब देना है और कितनी मात्रा में देना है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही कि बहुत ही उपयोगी दवा है तो कोई भी इसे दे रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में या सब अर्बन एरिया में हो रहा है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर देते हैं। तो हमें ये समझना है कि स्टेरॉइड बहुत जरूरी है, लेकिन उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं करना है। तो ये जनरली हम इसको रेस्पिरेटरी फेज में जब पेशेंट जाते हैं, जिसको हम सेकेंड फेज या मॉडरेट डिजीज में बोलते हैं, उस समय यूज करते हैं। डोजेस हर पेशेंट के लिए डॉक्टर के सलाह से करनी चाहिए। जो अभी जो म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल या ब्लैक फंगस जो अभी पॉपुलर हो रहा है उस नाम से ये आया है, इसका डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड देने से ही हो रहा है, ये थोड़ी गलत फहमी है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, फंगस, जो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन शरीर में पहले से मौजूद है, या लंबे समय तक कोई व्यक्ति बीमार है या आईसीयू में या अस्पताल में एडमिट है, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी कम होती है,
तो उस समय फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब उसमें एक फैक्टर है कि अगर वो डायबिटिक है और साथ में इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉयड भी है तो उससे हो सकता है। ऐसा नहीं कि स्टेरॉयड देने से ही सिर्फ एक सोल रीजन, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि स्टेरॉयड भी एक रीजन है फंगल इन्फेक्शन का, लेकिन सोल रीजन नहीं है। और स्टेरॉयड बहुत ही फायदेमंद दवा है कोविड में, लेकिन इसका उपयोग हमेशा डॉक्टरी सलाह के बाद ही करनी चाहिए। ओके Dr. Sinha, now we know that there are several protocols and they are written by the best doctors in the country. ICMR looks at it and it should be followed to the best of and they are the best treatments available. But then some patients are unique. I mean, they have certain which maybe not all patients are the same, isn't it? So the protocols by and large will follow for this illness, but then each patient has a unique history. How does that affect the protocols? I mean, is it possible to write protocols that are can fit for every single patient in the country? Guidelines. Yeah, they're just guidelines. We try to do the patient treatment, but if somebody's have like unique presentation, if kind of different signs and symptoms, then we have to. They may have allergies. They may have certain kind of other things which are. Each patient may have unique histories. They all do, in fact. So how does that affect the protocols? Yeah. So, for example, I am trying to understand your question. Like you're talking about different kind of comorbidities. Yes, If patient is comorbidities, having, allergies. What kind of unique? So, for example, I'm telling you, if patient is having different kind of comorbidities, and what are the common comorbidities we have? We have like a patient if more than 60 years age, patient is having diabetes, patient is having coronary artery disease, patient is having chronic lung disease, chronic liver disease, chronic kidney disease. So you're correct. Like if any patient is on dialysis, he's having chronic kidney disease, and he developed COVID infection, then we have to admit that patient. And in addition to the COVID treatment, we have to treat their kidney problem also. Like if they are on dialysis, then we have to take care about the dialysis and we have to give them maintenance dialysis. If any patient who is having coronary artery disease or underlying any other heart disease, then we have to take care about their coronary artery disease also. And we have to be extra careful because we have seen in COVID positive patients, there are high chances of developing acute myocardial infarction also due to underlying thrombosis. Yes. So these other diseases also I discussed, like patient who have lung disease or diabetes. Diabetes is very important because if your blood sugars are not controlled, then you can get the opportunistic infection like mucormycosis or black fungus. Yes, indeed. So in fact, that is one of the issues, doctor, that is the issue really, because most people, even people who have not even have been pre-diabetic, because of the steroids, they suddenly find that their blood sugar is above diabetic levels, and they are not sure how to treat that. Post-COVID, they still continue to have that for a reasonable time, and they feel that they've suddenly become diabetic as a result of this. Is that something that you're looking at? Yeah, that is very important factor, and I would like to give message through your program that once patient is in hospital and they have started the steroid, so most important thing is to measure the blood sugar levels, and if required, then we have to start oral hypoglycemic agents, or we have to start insulin as per blood sugar levels. So this is very important because we have seen patients have been started on steroid in certain hospitals and they have not taken care about the blood sugars. So blood sugar is the most common side effect. Increased blood sugar is most common side effect of the steroids in the initial phase. So this is very important message for your audience. If patient is admitted, then they have to take care about the treatment for the hyperglycemia. Okay. डॉक्टर रोहित, अगर यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँ, किस तरह से इसको आप देखते हैं और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट अब कराया जाए, जो सवाल मार्क ने पूछा डॉक्टर संजीव सिन्हा से। कोमॉर्बिडिटीज बहुत कॉमन होती हैं, मेनी पेशेंट्स इनफैक्ट कोमॉर्बिडिटीज में देखा गया कि रिस्क भी कोविड का ज़्यादा होता है। तो अगर आप माइल्ड पेशेंट की बात करो तो क्लियर कट ये है कि अगर कोमॉर्बिडिटीज है तो बेटर है कि वो कोविड केयर सेंटर में जाएं, या दे हैव टू बी अंडर देयर ट्रीटिंग फिजिशियंस
regular supervision. That could be teleconsultation also, but regular supervision. दूसरी चीज है पेशेंट्स की ये हमेशा आई एम अ पल्मोनोलॉजिस्ट, तो मेरे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स जो होते हैं अगर उनको कोविड हुआ है तो मेरे फर्स्ट एडवाइस ये रहती है कि जो आपकी पुरानी दवाइयां चल रही हैं उनको चलने दीजिए, उनको बंद मत करिएगा बिल्कुल भी, एंड वील स्टार्ट यू ऑन मेडिसिन फॉर दिस थिंग. नाउ द अदर थिंग, देयर आर टू वेज, एक तो मेरी पहले से बीमारियां हैं, दूसरा है जो आपने बात डिस्कस किया कि कई बार स्टीरॉइड्स के वजह से उनके शुगर्स बढ़ जाते हैं. तो एक है ट्रीटमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट या एडवर्स इवेंट जो हो रहा है, दूसरा इज जो उनको पहले से है, जो पहले का ट्रीटमेंट है, जैसे सर ने कहा अगर सीकेडी है तो उसको एडमिट करके डायलिसिस भी करना पड़ता है, चाहे उनका कोविड उतना सीवियर ना हो बट उनको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि उनका डायलिसिस की जरूरत है. दूसरा है कि शुगर्स बढ़ गए हैं तो उनको शुगर्स को माइंड यू कि शुगर्स सिर्फ स्टीरॉइड्स की वजह से बढ़ रहे हैं, एंड हम एडमिटेड पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स देते हैं, घर माइल्ड केसेस में स्टीरॉइड्स नहीं यूज करते. तो अगर वो एडमिटेड है, स्टीरॉइड्स है और शुगर्स बढ़ रहे हैं तो हम यूजुअली मैनेज कर पाते हैं विद इंसुलिन या थोड़े टाइम के लिए कुछ थेरेपीज देके. जैसे ही स्टीरॉइड बंद होता है आफ्टर अ व्हाइल उनके शुगर्स लेवल भी नॉर्मलाइज कर जाएंगे, बट ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें थोड़ा विजिलेंट रहना होता है और उनके शुगर्स को मैनेज करना पड़ता है यूजिंग इंसुलिन. ओके डॉक्टर संजीव कुमार, अगर मेरा सवाल ये हो आपसे कि चूंकि बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कोई लैक्टेटिंग मदर है और क्या वो कोई भी वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो, वैक्सीन वो ले सकती हैं क्या? लैक्टेटिंग मदर्स जितनी हैं वो वैक्सीन ले सकती हैं, उनको वैक्सीन लेने में मनाही नहीं है. लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती हैं, उनके अगेंस्ट में अभी मतलब प्रेग्नेंट वुमेन पे ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए कहना मुश्किल है, इसलिए वो ना लें. लेकिन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, बच्चों को दूध पिला रहे हैं, वो वैक्सीन ले सकती हैं. चलिए, ओके सर. Right. And doctor, related to this question also, I mean, if a person is planning a pregnancy, a woman should, they take the vaccination first and then plan the pregnancy? Yeah, because if somebody is planning pregnancy, she should take both the doses of vaccine if advised. Okay. Some vaccines have single dose, like if there are 2 doses, then she should take both the doses, then plan pregnancy. And is it possible that, the effect of the vaccine, positive effects, like the antibodies can also be transferred to the fetus in that context? It's a positive approach, yes, said. It is a good assumption, and I also hope this should be. Okay. But there is no trial on pregnant women till date. So definitely I cannot say, but I also assume that this should help the fetus. तो इसका ये भी मतलब निकाला जाए डॉक्टर संजीव कि ये जो कोविड जो ये डिजीज है वो जेनेटिक नहीं है, ये एक मदर से फीटस में नहीं जाएगा, इसका बिल्कुल वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं. वर्टिकल ट्रांसमिशन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव है तो उसके बच्चे पॉजिटिव होंगे ही, इसका अभी कोई क्लियर नहीं है. लेकिन स्टैटिस्टिक है कि कुछ बच्चे पॉजिटिव हुए हैं, वो भी क्लियर नहीं है कि वो उनका जन्म के बाद, पैदा होने के बाद वो हॉस्पिटल में एक्वायर किया है कि मदर से गए. तो ये सब थोड़ी सी भी ग्रे एरिया है जो क्लियर नहीं हुआ है. ओके. लेकिन Dr. Rohit, with regard to pulmonary medicine and people who use oxygen, they are apparently prone to getting secondary infections when they are in hospitals. I mean, I'm not very sure about the statistics, but apparently that happens. They do get pneumonias of different kinds, as a result of spending a lot of time in the hospital. Is that, especially with people who have pulmonary problems, is that the case? And how should that be treated for a person who has COVID and then has taken all these immunosuppressant steroids, and then they are definitely prone to secondary infections? So every specialty has certain chronic infections जिसके लिए steroids has been used. So they are immunocompromised and sort of prone to not just COVID but for all infections. Yes. Having said this, we have seen quite a few patients. Now, try to understand a healthy person whose both lungs are perfectly fine. He can, has a small minor pneumonia, he will do very well. A patient who already has a compromised lung, probably one or parts of the lung are just not working well. He has a very small, lung reserve, so to speak. And if he has an infection, it's going to be, even if it's a small infection, so to speak, it's going to be a very severe one for him.
So that is definitely there. Patients who already have a compromised lung will have manifestations earlier and are likely to have a severe manifestation. But treatment is as per guidelines. If it is severe, we will give them with steroids or with other therapies, and probably they're going to require oxygen and more oxygen than their other healthier counterparts, so to speak. ओके डॉक्टर संजीव सिन्हा, पिंटू कुमार का सवाल है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं वो कब अपने आप को खतरे से बाहर माने? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बारे में मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बताऊंगा कि आप वैक्सीन की दोनों डोज अगर ले लेते हैं तो उसके 15 दिनों के बाद ये माना गया कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज अच्छी तरह से आ जाते हैं और आप सेफ हो जाते हैं अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन। बट यहाँ पर एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा कि दोनों डोज लेने के बाद आपको अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर फॉलो करना है। ये नहीं कि आप मास्क नहीं पहने, आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको प्रॉपर हैंड हाइजीन रखनी है और कफ एटिकेट्स रखने हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और ये देखा गया है कि हमारी जो कोवैक्सीन है इसमें एफिकेसी अराउंड 80 to 90% है, एंड सेम अराउंड 80% एफिकेसी है कोविशील्ड में, एंड जो नई स्पुतनिक वैक्सीन आई है उसकी एफिकेसी अराउंड 91%। So then, Dr. Sinha, with a person who has both the doses of vaccination and they have that certificate, should there be a digital certificate? I mean, let's say on Arogya Setu, for instance, saying that vaccinated rather than safe or something like that. So the person can move around saying vaccinated and start living a more normal life. Or you think that's too early now because at the end of the day people are taking the vaccination to start living a normal life. But of course the virus is still out there, and only when we achieve herd immunity can we actually start living a normal life. But these people who have this advantage of having the double dose of vaccine, can they start living a slightly normal life? Yeah, they can start living a normal life, but they have to follow the appropriate COVID behavior. As I said, they have to wear the mask, they have to cover both nose and oral cavity, mouth, and then they have to keep social distancing more than 2 meters, and then they have to do proper hand hygiene and avoid to going in the crowded places. Yeah. Okay. ओके, डॉक्टर संजीव सिन्हा, डॉक्टर संजीव कुमार और डॉक्टर रोहित कुमार, समय आज इतना ही है इस कार्यक्रम में, और आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और हमारे दर्शकों के, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवालों के जवाब दिए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि इस कार्यक्रम से जुड़े और अपने तमाम जो सवाल है वो हमसे आपने डॉक्टर से पूछे, और हमारी कोशिश भी रही कि आपके मैक्सिमम अधिक से अधिक सवालों को डॉक्टर्स तक पहुंचाया जाए। तो इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन जिस बात का जिक्र हर कोई कर रहा है, डॉक्टर्स सब ने कर रहे हैं कि आपको, चाहे आप घर में रहें या फिर घर से बाहर जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का आपको ज़रूर से पालन करना है, तभी आप इस महामारी से बच सकते हैं। और एक बात कि आप घर में रहें या घर से बाहर, मास्क पहनें, 2 गज़ की दूरी बनाकर रखें, हाथों को धोते रहें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर वैक्सीन लें, तभी आप इस महामारी से बच सकते हैं। मार्क। Absolutely, and I certainly second what Asim is saying, because that's the only way that we all can work together to achieve the success. This is a war, not like any other war. We are all fighting in it. We are all the soldiers in this war, and we are also the carriers of the infection. So you see, if we keep ourselves safe, we're keeping our surroundings safe, and we're keeping others safe. And that's the best way to fight the invisible enemy. Thanks very much for being with us. Namaskar. नमस्कार।